हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। एक्सरसाइज 9 का देखें, क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 तो सभी लोगों का लग चुका है। उसमें क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD एक चतुर्भुज दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें चतुर्भुज ABCD दिया था और AB BC CD DA की माप दी गई थी, ठीक है। और उसके एक विकर्ण का माप दिया था। तो देखिए दोनों तरीके से लग सकता है। या तो उसको एक जो भुजा थी, जैसे ABC के रूप में दिया है किताब में जो दिया है, जैसे AB 3 है, BC 4 दिया था और AC 5 दिया था। AB उसमें 3 दिया था, BC 4 दिया था और AC 5 दिया था। तो इससे क्या हुआ, ABC को अगर मिलाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के भी फार्मूले से लगा सकते हैं, 1/2 गुणे आधार की ऊंचाई के रूप में, ठीक है। या तीनों भुजाएं अगर ज्ञात हैं तो तीनों भुजाओं का जो फार्मूला होता है, जो हीरोन का सूत्र बताया गया है, रूट में S × S - A × S - B × S - C के भी रूप में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान था, लेकिन क्वेश्चन 3 पर ध्यान दे। ऐसे एक आकृति कागज की बनाई गई है, ठीक है, जो जहाज के रूप में दिखाई दिया है। ये जो आकृति है ये जहाज के रूप में एक आकृति बनाई गई है और इस आकृति का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पूरे आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें देखिए क्या है, ऊपर वाला जो ये भाग है, ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग है, 1 नंबर है, फिगर है, जो समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं क्या है? बराबर है। इसमें ऊपर वाली ये भुजा और ये किनारे वाली भुजा दोनों आपस में क्या है? समान है। ये भी 5 है, तो इधर वाला भी कितना होगा? 5 ही होगा, ठीक। तो ये 5 सेंटीमीटर भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया? अब नीचे आते हैं 2 नंबर फिगर में। 2 नंबर फिगर देखिए क्या है, यहां से यहां तक एक हमारा चतुर्भुज है और आयताकार है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 और चौड़ाई देखिए नीचे दिया है 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला भी जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ देखिए समद्विबाहु जो त्रिभुज बना है उसकी तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गई। 2 भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है और एक भुजा 1 सेंटीमीटर की दी गई है। मालूम हो गया सबको? अब इधर देखिए किनारे 4 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों जो है समान फिगर है, समान आकृति के हैं। इन दोनों की माप समान है और दोनों त्रिभुजाकार है, दोनों त्रिभुज के आकार का दिया है। इसमें त्रिभुज में देखिए क्या दिया है, इसकी एक भुजा यहाँ 6 है और ये भुजा कितनी है? 1.5। किताब में सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक भुजा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा इसका दिया 1.5। तो सेम जो आकृति है वही लंबाई क्या होगी? इधर भी होगी, 6 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। मालूम हो गया? तो ये तो हो गया हमारा 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब 3 नंबर पे चलते हैं, नीचे सबसे
ठीक है। इस आकृति का जो सबसे नीचे वाला भाग है, भाग थर्ड पे देखें क्या है, ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला क्या है 2 है, और दोनों किनारे वाले क्या है 1 है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का है। तो ऐसी आकृति को हम लोग समलंब कहते हैं। ये क्या है समलंब, नाम इसका याद रखेंगे। समलंब किसे कहते हैं, समलंब भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, ठीक है। समलंब क्या है, एक चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं के एक जोड़े केवल समांतर होते हैं, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, शेष 2 भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। समझ में आया। जैसे हम फिगर बनाते हैं, अब देखिए ऐसे अगर हम फिगर बना दिए तो एक क्या है, ए भुजा और ए भुजा दोनों क्या है समांतर है। इनको हम लोग कहीं भी आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम बना दें, मान लो ए बी सी डी, एक ऐसी आकृति बनाए, तो इसी आकृति का 3 नंबर है फिगर। इसमें क्या है, ए बी और सी डी समांतर है। समांतर किसे कहते हैं, जब 2 रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव समान हो, 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, एक समान हो, यानी उनके बीच का अंतर समान हो, तो वे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, काटती नहीं है। ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा। अब जैसे मान लीजिए ए बी दिया है, इसका मतलब है कि सी डी को हम चाहे इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ा दें, ए बी वाली रेखा को भी हम आगे पीछे कितना भी बढ़ा दें, लेकिन एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इसमें ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर है। तो जब चतुर्भुज का एक जोड़ा, माने आमने सामने की भुजाएं, जब किसी चतुर्भुज का एक जोड़ा समांतर होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। एक जोड़ा भुजाओं का, किसी चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है एडी है और बीसी है, इसको देखें आगे की ओर बढ़ाएंगे और बीसी को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया, है ना। तो एक जोड़ा तो समांतर, इसको कहीं भी आगे पीछे बढ़ाएंगे तो नहीं काटेंगे, लेकिन ये जो एक जोड़े हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो जब चतुर्भुज का केवल भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, समलंब कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो इस चतुर्भुज को हम लोग समलंब कहेंगे। यहाँ पर देखो समलंब के बारे में एक परिभाषा हमें मिली। अब हम चलते हैं कैसे सवाल हल करेंगे, पहले देखें। सबसे पहले हम आकृति फर्स्ट का लेते हैं, ठीक है। आकृति फर्स्ट, ठीक है। इसमें फर्स्ट में देखे क्या दिया है, फर्स्ट जो आकृति है एक समद्विबाहु त्रिभुज का है, जिसमें 3 भुजा है, 5, 5 और 1। ये हमको मालूम है, 5, 5 और 1। तो देखें आकृति ए क्या है, त्रिभुज है। तो चाहे यहां लिख देते हैं, आकृति एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज की पहली भुजा, इसलिए या बड़े में लगाएं या हम चार्ट में बता दे रहे हैं थोड़ा। जैसे त्रिभुज की यहाँ लिख लिखे दे रहे हैं, त्रिभुज की पहली भुजा, पहली भुजा को क्या मानते हैं, ए, और ए बराबर यहाँ क्या दिया है, 5 दिया है। दूसरी भुजा भी अगर लेंगे तो क्या होगा, इसी तरह से त्रिभुज की दूसरी भुजा, इसको अगर बी माने तो ये भी तो क्या है, 5 ही है। और त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है, इसको सी माने तो ये क्या है, 1 है, ये नीचे वाला। और ये सभी लंबाइयां किसमें है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो चूंकि आकृति ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज की पहली भुजा ए माने है 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज की दूसरी भुजा को बी माने भी 5 है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा को सी माने कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो केवल हम इस आकृति का भी हम क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आकृति एक का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां यस हम क्या बताए थे, यस बताए थे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यस बराबर हम बताए थे कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर रखेंगे तो क्या होगा, ए का भी 5 है, बी का भी 5 है और सी का कितना है 1 है, और इसका बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 1 11 बटे 2। समझ में आया, 11 बटे 2 होगा यस का मान। अब यस का मान यहाँ रख दें तो देखिए यहाँ पर रूट में यस का मान है 11 बटे 2, ब्रैकेट में 11 बटे 2 माइनस 5, यहाँ पर 11 बटे 2 माइनस 5 और यहाँ भी 11 बटे 2 माइनस सी का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 11 बटे 2 माइनस सी। समझ में आया यहाँ तक? हम क्या किए, पहले ए बी सी लिखे हैं, यस ज्ञात किए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 5 5 10 1 11 बटे 2, यहाँ पर यस का मान 11 बटे 2, यस का मान 11 बटे 2 माइनस 5, ए का मान रखे हैं, बी का मान भी 5 है तो 11 बटे 2 माइनस 5 और सी का मान कितना है 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट में 11 बटे 2 ऐसे रहने दें। अब इसको हल करते हैं, देखिए हल क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 होगा तो 11 और माइनस 5 दूनी 10, भिन्नी का तो सबको जोड़ घटाना आता है ना, तो ये भिन्नी का घटाना है। यहाँ भी वही होगा 11 माइनस 10 बटे 2, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो 2 जब एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर ब्रैकेट में देखें फिर आ गया 11 बटे 2, यहाँ पर गुणे 11 में से 10 जाएगा तो 1 बटे 2 गुणे 11 में 10 जाएगा तो 1 बटे 2 गुणे यहाँ 11 में से 2 जाएगा तो 9 बटे 2। समझ में आया, ये हमारा क्या हुआ, क्षेत्रफल निकल रहा है अभी। अब आगे देखिए, इसमें से जो जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल दें, जिसका जोड़ा बन जाए अंश और हर का। तो ऊपर देखिए 11 है, 11 का तो कोई वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है, 11 को इसे रहने देना है। ये 9 है, 9 का क्या होता है 3, 3 गुणे 3 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल यहाँ से निकालेंगे बाहर तो क्या होगा 3 बटे। अब देखें नीचे हर में 2, एक जोड़ा यह बना 2 का और एक जोड़ा यह बना 4, 2 है ना, तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे 2 जोड़े बनेंगे, तो इसमें से कितना 2 बाहर निकलेगा 2 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या है, रूट के भीतर केवल बचेगा हमारा 11, रूट के भीतर केवल क्या बचा है 11, क्योंकि यहाँ से 9 बाहर निकल के 3 आ गया और 2 का एक जोड़ा है, इन दोनों 2 का एक जोड़ा है, इन दोनों 2 को एक साथ लिए हैं तो 1 2 निकला, इन दोनों को एक साथ लिए हैं तो 1 2 निकला। अब हमारा कितना हो गया 3 बटे 4 और रूट में 11, इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका है, ये हमारा निकला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किस त्रिभुज का, आकृति 1 का। ठीक है, अब आकृति 1 का निकला है तो 11 का चाहे तो यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव में उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 11 का वर्गमूल हम लोग दशमलव में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कल बताए थे, कल भी 11 ऐसे लेंगे, दशमलव के बाद जो है यहाँ 4 जीरो ले लेते हैं 2 अंक तक निकालने के लिए। अब यहाँ वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 3 3, यहाँ 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है, यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव देंगे, यहाँ पर डबल जीरो होगा, यहाँ 3 3 कितना होगा 6, यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 3 3 6 हुआ। यहाँ पर अब सोचेंगे कि 6 के बाद कौन सा अंक लिखें कि उसमें उसी अंक का गुणा करने से फिर कितना आ जाए 200 से अधिक 9। जैसे मान लिया 6 दिया है तो 6 के बगल में अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ भी नीचे 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 6 के 12, देखिए कितना आया 124 आया। घट सकता है,
3 बार ले जाएं तो 3 बार ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, 189। 4 बार में अधिक हुआ क्योंकि 4 छक 24 होता है, अधिक हो जाएगा। तो अधिक से अधिक कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 बार यहाँ भी लेंगे और 3 से यहाँ भी लेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। 10 में से 9 गया 1 और यहाँ भी 9 बचेगा तो 9 में से 8 गया 1 और यहाँ कैंसिल कर देते हैं। ये 63 और 3 कितना हुआ 66। इसको जोड़ा जाता है, यहाँ पर जो अंक है इसको क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। अब यहाँ से 2 जीरो फिर उतार सकते हैं। फिर उसी तरह से सोचेंगे क्या होगा, तो देखिए 2 बार भी अगर ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 2 बार में लेंगे यहाँ पर तो 662 में 2 का गुणा करेंगे तो सीधे 1200 आ जाएगा। 6 दूनी 1200, अधिक हो जाएगा ना। तो अधिक से अधिक जाएगा हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 3.31 यहीं पर हम लिख देते हैं 11। एक हो गया 3/4 और गुणे 11 का वर्गमूल होता है 3.31। ठीक है, गुणा कर देते हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9, 9.93/4 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक इसका क्षेत्रफल निकाले हम, केवल अभी निकाले हैं त्रिभुज एक का क्षेत्रफल। आकृति जो एक बना है केवल ऊपरी भाग का, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका हम केवल क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, फिर से देख ले क्या करना है। सबसे पहले आकृति एक क्या है, त्रिभुजाकार है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान है, नीचे का आधार 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी पहली भुजा A 5 है, दूसरी भुजा B भी 5 मान लेते हैं, तीसरी भुजा C को 1 मान लेते हैं, 1 दिया गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और हमको मालूम है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है रूट में S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। S यहाँ निकाला गया है, S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी यहाँ पर 5 धन 5 धन 1/2, यानी हो गया हमारे 5 5 10 1 11/2, या इसको 5.5 भी लिख सकते हैं। तो 11/2 यहाँ पर हुआ, 11/2 यहाँ रखा गया। यस की जगह पर A की जगह पर 5, B की जगह पर 5, C की जगह पर 1 यहाँ पर मान रखे हैं। तो क्या 11/2, 11/2 में 5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 1/2, 11/2 में 5 घटाएंगे तो यहाँ भी 1/2, और 11/2 में जब 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 9/2। यहाँ जोड़ा बना करके रूट के बाहर निकाले हैं तो 9 का वर्गमूल 3 निकला, और यहाँ पर 2 जोड़ा 2 का बना है तो 2 गुणे 2 और रूट में 11 रहने दिए, 3/4 करड़ी में 3.31 आ गया समझ में। अब 3 में पहले गुणा कर दिए तो 9.93/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसमें ये आकृति एक का केवल क्षेत्रफल निकाला गया है। ठीक है, अब देखें इसके आगे। अब क्या करेंगे हम, आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति 2 क्या है, एक आयताकार है। याद रखेंगे कितना निकाला गया है, या निकाले तो कितना, दूसरे का निकालें। देखें दूसरे में क्या है, दूसरे में देखिए यहाँ पर ये आकृति जो दूसरी है ये आयताकार है। इस आयत की लंबाई है 6.5 और चौड़ाई है 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो 2 क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना इसका दिया गया 6.5 और चौड़ाई कितनी है 1 है। 6.5 में 1 का गुणा करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आकृति 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालें। अब आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे आकृति 3 क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अभी बताया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं के एक जोड़े केवल समांतर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, समलंब कहलाते हैं।
इसमें देखिए समांतर भुजाएं जो है उसके भुजाओं की माप है 2 और 1, जो समांतर भुजाएं हैं। और जो समांतर भुजाएं नहीं है उनकी माप कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पर देखें समलंब के लिए क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला नोट कर लें, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे होती है ऊंचाई। ठीक है, ये समलंब का क्षेत्रफल है, फार्मूला है 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला है समलंब का। इसमें देखिए समांतर भुजा का योग तो हमको मालूम है कि 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, लेकिन ऊंचाई हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? हम यहां से ऐसे एक भुजा मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहां से एक भुजा देखिए जब मिलाएंगे हम, और यहां से हम ऐसे भी मिला देते हैं। ठीक, मिलाएंगे तो देखिए तो ऊपर वाली चौड़ाई कितनी थी? 1, तो नीचे वाली भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 1, अर्थात इधर वाला भी आधा होगा, इधर वाला भी क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, यानी 1/2 जो है यह लंबाई 1/2 हो जाएगी, यहां भी ये लंबाई क्या होगी? 1/2। अब यह जो लंबाई है जो निकाली गई है इस आकृति का, यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जिस समकोण त्रिभुज में आधा यह है और एक इसका क्या है? कर्ण है। ठीक है, हम लंब निकाल दें तो मालूम हो जाएगा हमें। यहां पर देखें हम लिखेंगे ऊंचाई निकालने के लिए, तो यहां पर लिखेंगे समलंब की ऊंचाई, समलंब की ऊंचाई। ऊंचाई को निकालने के लिए क्या करते हैं? ये वाला लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये ऊंचाई क्या है? लंब है। यहाँ जो समलंब की ऊंचाई क्या है, इसको हम लंब, ऊंचाई को ही हम लंब मान लेते हैं। तो लंब बराबर क्या होता है? कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण देखिए कितना दिया है? कर्ण दिया है 1 का वर्ग, और माइनस आधार कितना दिया है? हाफ, तो हाफ का वर्ग, ऐसे लिखते हैं। अब 1 का वर्ग कितना होगा? 1 ही होगा, लेकिन 1/2 का वर्ग 1/4 होता है। ठीक, अब यहां पर इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा, लॉसा निकाल करके अगर करेंगे तो 4 लॉसा होगा, और यहां पर हो जाएगा 4 - 1, यानी इसका मान आ गया कर्णी में 3/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का तो निकल जाएगा, लेकिन 4 में से 1 नहीं जाएगा, ऐसे सॉरी 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है ना, तो 3 का वर्गमूल नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? कर्णी में 3 लिखेंगे, और कर्णी में 3 का मान कितना होता है? 1.73/2। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। 1.73/2 क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये समलंब की ऊंचाई है। अभी तो हम समलंब की केवल ऊंचाई निकाले हैं, अब हम समलंब का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला हम यहाँ नोट करते हैं ऊपर। अब यहाँ लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणे क्या है? ऊंचाई। तो यहां पर देखिए फार्मूले में लिखेंगे तो 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग, तो एक भुजा 2 है और एक भुजा कितनी है? 1 है, तो 2 + 1, और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर हम निकाले हैं 1.73/2, यहाँ पर हो गया 1.73/2। इसका मान फिर निकालेंगे, यहाँ नीचे हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर कितना है? 1/2 गुणे
2 एक कितना होता है 3 और गुणे 1.73/2। ठीक, अब यह मान निकालेंगे तो 3 से गुणा कर दें, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 5.19/4 यह सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है, इतना ये समलंब का क्षेत्रफल हुआ। आई बात समझ में? फिर से समलंब का क्षेत्रफल देखिए क्या किए, आकृति की पहले क्या किए, आकृति 2 का क्षेत्रफल निकाले हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह लंबाई यहाँ से यहाँ तक आकृति कितनी दी गई है 6.5 और इसकी चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आकृति 2 का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 6.5 ऊंचाई और चौड़ाई उसकी 1 है, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा 6.5 ही प्राप्त होगा। अब दूसरा जो है 1 और 2 का तो निकाल लिए। अब 3 आकृति जो हम क्या बताएं कि ये जो आकृति 3 दी गई है क्या है समलंब है। हम बताए हैं कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये हम बताए हैं कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग। लेकिन समांतर भुजा का योग तो हमें पता है, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है। ठीक है, तो ऊंचाई नहीं मालूम है तो सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लिखे हैं कि आकृति की एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब की ऊंचाई यहाँ से हम क्या किए, एक भाग यहाँ से किए, एक भाग यहाँ से, इन दोनों को सीधा मिला दिए हैं। जब सीधा मिलाए तो ये वाली दूरी तो 1 है, यहाँ वाली भी दूरी क्या है 1 है, और जब इन लोगों को मिलाएंगे तो हमें ऊपर मालूम है कि ये जो आयताकार आकृति है इसकी चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाली भी ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब कुल हमारी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया था 2 दिया था, 2 में से 1 निकल गया तो बचा कितना 1, अर्थात आधा इधर है और आधा उधर है। तो इधर वाला आधार आधा है और ये हमारा जो कर्ण है ये क्या है 1 है। हम इसका लंब निकालते हैं, ऊंचाई निकालते हैं, ऊंचाई कितनी है तो हमको मालूम है कि समलंब की ऊंचाई बराबर अर्थात समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, उसको हम समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि यह जो आकृति दिख रही है इस तरह से बनी है ऐसे, ये वाला नीचे का आधा है ऊपर का 1 है, यह हमको नहीं मालूम है, ये हमें ज्ञात करना है। ये समकोण त्रिभुज है, इसी को हम ऊंचाई मानते हैं और एक ये हमारा आधार है और एक ये हमारा कर्ण है और ये ऊंचाई है जिसको हम लंब के रूप में लिखें। तो ऊंचाई बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है 1 है, 1 का वर्ग माइनस 1/2 यानी 1/2 का वर्ग। ठीक है, आधार ले लिए, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो भिन्न का घटाना है 3/4 आएगा, तो करणी में 3/4, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकाल देते हैं, ये √3 ऐसे ही रहेगा और √3 का वैल्यू होता है 1.732। हम दशमलव के 2 अंक तक अगर केवल लेंगे या यहाँ ये भी लिख सकते हैं 1.732 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक करणी में 3 का मान होता है 1.732/2 सेंटीमीटर। ये समलंब की क्या है ऊंचाई है। अब यहाँ पर देखे दिया है समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, तो नीचे वाला 2 था और ऊपर वाला 1 था, तो 2 धन 1 और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया था 1.732/2, यहाँ चाहे तो 1.732/2 लिख दें। ठीक है, थोड़ा सा मान बढ़ेगा, देखिए क्या होगा इसमें अंतर, लेकिन यह है कि 4 से कट भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 से करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 सत 21 और 3 एकम 3 2 5, 5.196। ध्यान से देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत 21, 3 एकम 3 2 5 और नीचे 2 दूना कितना हुआ 4। चाहे तो अब यहाँ 4 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा 4 से अगर कटाएंगे तो देखिए इसको कटाएंगे जब तो 5 को कटाएंगे तो 4 एकम 4, 1 इसमें बचेगा। ठीक है, दशमलव देंगे 1 उतारेंगे तो 4 दूनी 8, 3 9 बचेगा, तो 4 9 36, फिर 3 6 बचेगा, 4 9 36। ये हमारा आ गया इसका मान 1.299 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अर्थात इसको में से भी 2 अंक मिलेंगे तो क्या लिखेंगे 1.30। ठीक है, यह हमारा
भाग जो 3 है, आकृति 3 है नीचे वाले, ये समलंब का हमारा क्षेत्रफल आया 1.299, यानी हम इसको 1.3 मान करके चलेंगे। ठीक है, समलंब का कितना मान के चलेंगे? 1.3। अब आगे देखें, 4 को लेकर के चलते हैं। अब आकृति ये जो 4 है चाहे 5 है, दोनों बराबर है। यह देखिए एक समकोण त्रिभुज की आकृति का है, जिसका आधार अगर 6 मानेंगे तो ऊंचाई हम 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि आकृति 4 एवं 5 क्या है? समकोण त्रिभुज के आकार का है। समकोण त्रिभुज के, इधर का मिटा देते हैं, समकोण त्रिभुज के आकार का है। इसलिए आकृति 4 एवं 5 का क्षेत्रफल, तो आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जब आकृति 4 और 5 समकोण त्रिभुज के आकार की है, तो आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल का कहने का मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और कितने समकोण त्रिभुज है? 2 समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर 4 और 5 2 समकोण है, इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं? 2 का गुणा कर दे रहे हैं। समझ में आया? यानी 4 और 5 दोनों एक साथ हो गए। अगर पूछा जाए 2 क्यों गुणा किए हैं, तो 4 और 5 2 समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 का गुणा किए हैं। 2 गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर 2 तो उसी तरह से कैंसिल हो गया। अब आधार अगर 6 मानेंगे तो ऊंचाई है 1.5 और 15 छक्के होता है 90, 9.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? पूरी आकृति का क्षेत्रफल अब याद करते हैं। अब लिखेंगे पूरी आकृति का क्षेत्रफल, तो क्या निकालेंगे? 1 का क्षेत्रफल धन 2 का क्षेत्रफल धन 3 का क्षेत्रफल और प्लस 3 के क्षेत्रफल के बाद 4 और 5 का तो एक ही साथ निकाले हैं। 4 और 5 का क्षेत्रफल एक साथ निकाल दिए दोनों का, ये नहीं निकाले हैं। तो आकृति 1 में क्या निकाले थे? आकृति 1 में हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज था और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे, सब लोग देखेंगे 9.93/4 ये निकाले थे ना। दूसरी जो आकृति है क्या है? आयत है, और आयत का क्षेत्रफल सब लोग क्या निकाले थे? 6.5। तो दूसरा जो है 6.5 हो गया हमारा। और तीसरा जो है, तीसरी आकृति समलंब है। समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अभी 1.299। ठीक है, तो इसको हम 1.3 ले सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1.30। ठीक है, ये समलंब का क्षेत्रफल है। 1.299 दिया है, तो चूंकि तीसरा अंक यहाँ पर 9 है, तो 2 अंक में जब लेंगे तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 29 के बदले 30 हो जाएगा। 1.30 फिर से साफ साफ उदाहरण 1.30 हो गया। ये आकृति 3 का। और 4 और 5 का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना निकाले हैं? 9 निकाले हैं, 9.0। अब इसको क्या करते हैं? केवल यही 1/4 बचा है, इसको भी हम क्या करते हैं? इसमें भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 10.1 9 19 हुआ। तो 4 चौके
16, 3 3 4/32 हो गया। और उसके बाद 1 शून्य होगा, 4 दूनी 8 होगा, उसको छोड़ देते हैं। 2.48 हम जो है केवल 2 अंक तक निकालते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 9 आएगा, 19 होगा। 19 में भाग देंगे फिर 4 का तो 4 चौके 16, फिर 3 बचेगा, 3 9 3 तो 4/32। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, धन 6.5, धन 1.30 और धन 9.00 यानी 9.00। इस सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा अंक यहाँ पर 8 है, यहाँ नहीं है तो 8 को 8 ही लिख देते हैं। अब पहला अंक देखें, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 5 8 हुआ, 8 4 12। ठीक, 12 का 2 हासिल 1 है, 9 1 10, 10 1 11, 11 6 हो गया 17 और 17 2 हो गया 19, 19.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम कह सकते हैं। यही हमारा आंसर है। तो फिर से सब लोग ध्यान से देखें क्या करना था। पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे। ये आकृति 1 है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या किया गया, हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया गया। रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही फार्मूला यूज किया गया। दूसरी जो आकृति क्या है, आयताकार है, जिसकी लंबाई 6.5 6.5 और चौड़ाई 1 है। तो दूसरी आकृति का क्षेत्रफल निकाले हैं। तीसरी आकृति जो नीचे दी गई है, यह समलंब चतुर्भुज के आकार का है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया गया कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। उसके लिए हम पहले ऊंचाई निकाले हैं और उसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले हैं। तो 3 का क्षेत्रफल निकल गया। चौथा और पांचवा जो आकृति है एक समान है और ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज के आकार की है। और जिसकी भुजा क्या है, एक 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 1.5, यानी इसको लंब और आधार के रूप में। यहाँ हम लोग 4 और 5 जब समकोण त्रिभुज के आकार का है तो 4 और 5 का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 2 क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि 2 त्रिभुज हैं, इसीलिए हम 2 का गुणा किए हैं। 2 हमने इसलिए गुणा किया क्योंकि यहाँ पर 2 समकोण, एक इधर वाला भी एक इधर वाला भी, 4 5 दोनों एक साथ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ 2 का गुणा किए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब 1/2 गुणे 2 1/2 और यहाँ पर आधार दिया है कितना, 2 से 2 कैंसिल कर लिए। आधार है इसका 6 माने हैं और ऊंचाई इसको 1.5 माने हैं। दोनों का गुणा किए तो आया है 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए हैं, भाग 1 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल, 3 का क्षेत्रफल और 4 5 का क्षेत्रफल, सारे क्षेत्रफल को क्या कर दिए, जोड़ दिया गया है। भाग 1 का क्षेत्रफल दिया था 9.93/4, 2 का 6.5, 3 का क्षेत्रफल था 1.30, यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, आकृति यहीं तक है। ये तो हमारा समलंब का क्षेत्रफल है। और ये 9 जो है, ये 4 और 5 जो आकृति दी गई है समकोण त्रिभुज के आकार की, इसका क्षेत्रफल है। ये सबको जोड़ा गया था 19.28 वर्ग सेंटीमीटर।